हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन है। वेलकम टू YTH इंडिया। YTH इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हैशटैग गेट सक्सेस विद अस। तो इससे पहले हमने जो क्लासेस ली थी हिस्ट्री की, इसमें हमने प्री हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री क्या होता है, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो कि हुई थी लाइक सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो है वैदिक एज, मीन्स वैदिक काल। हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री जो होती है, जो पुराने सोर्सेज होते हैं, पुराने टाइम पे जो इवेंट्स हुए हैं और उनके हमारे पास सोर्सेज हैं, एविडेंसेस हैं, वही हिस्ट्री है। फिर हमने प्री हिस्ट्री पढ़ा जिसके सोर्सेज नहीं है, सिर्फ खुदाई के बेसिस पे पता चला है, वो प्री हिस्ट्री था। और जो प्रोटो हिस्ट्री था उसमें सोर्सेज तो थे बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, तो वो प्रोटो हिस्ट्री था। उसी में हमने प्री हिस्ट्री में पढ़ा था पाषाण काल। स्टार्टिंग में लोग सबसे ज़्यादा फेमिलियर जिस चीज़ से थे, मीन जिस चीज़ को जानते थे, वो थी स्टोन, पत्थर। जो हमने पढ़ा था 3 स्टेजेस में, पैलोलिथिक, मैसोलिथिक एंड नियोलिथिक, मीन्स पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर नव पाषाण के एंडिंग पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, लोग एक जगह जुटकर रहने लगे, तो जिससे सिविलाइजेशन बनी, बस्तियाँ बनी, और उसी से स्टार्टिंग होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू कितना मैप, कितना जोग्राफिकल एरिया उसने कवर किया हुआ था, ये सब हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। आज हम देखेंगे वैदिक एज, मीन्स वैदिक काल। अगर इसकी एग्जाम में इम्पोर्टेंस या वेटेज की बात की जाए तो ये भी जनरली 1-2 मार्क्स या 2 से 3 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है, इवन सारे एग्जाम्स में, क्योंकि पाषाण काल में से ऐसा जितने क्वेश्चन नहीं आते, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं। जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, मीन जो हमने कब कौन कौन सी साइट किस किस ईयर में किस किस के थ्रू हुई है और वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये सब इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ मिली, कौन सी साइट किस रिवर पर थी, एट प्रेजेंट कहाँ पर है, कब और किसने फाउंड की थी, जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन। हम देखेंगे आज वैदिक एज मीन्स वैदिक काल। ये भी प्रोटो हिस्ट्रिक का ही पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्रिक में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये हुआ तो था बट इसके बाद में लिखा थोड़ा बाद में गया था, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड्स में काउंट किया जाता है। वैदिक एज का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये सब जानते हैं कि आर्यन जो थे वो 1500 BC में आए थे, और वैदिक एज में जो पीपल्स थे वो कौन थे? आर्यंस। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1500 BC से 600 BC तक, मीन्स इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC रहता है। हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड 1750 में हो गया था बाय फ्लड, जनरली मानते हैं। वैसे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बोला है। कोई कहता है डिफॉरेस्टेशन से हुआ, कोई कहता है नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ, कोई कहता है आर्यंस ने आक्रमण कर दिया इस वजह से हुआ, तो वो डिबेटिक पॉइंट हो जाएगा। हम फ्लड मानते हैं अकॉर्डिंग टू आवर NCERTs एंड ऑल। इसमें भी वैदिक एज जो थी 1500 से स्टार्ट हुआ, मीन्स सीधी सीधी बात है कि 1500 BC में आर्यंस आ गए, मीन्स आर्यों का आगमन हुआ। अब हम एक चीज देखा हमने कि यहाँ पे 1500 BC में आर्यन जो थे वो आ गए, मीन्स उनका आगमन हुआ। आगमन हुआ इट मीन्स कि वो ऑलरेडी इंडिया में नहीं रहते थे, वो बाहर से आए थे, उन्होंने माइग्रेट किया था, तो ये माइग्रेशन के थ्रू आए थे। सेम हियर, वन मोर डिबेटिक पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए, मतलब इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज थी कि आर्यंस आए, कहाँ से आए, कैसे आए, माइग्रेटेड थे, ठीक है, इंडिया में नहीं थे, ठीक है, बट कहाँ से आए, सबने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। इसकी भी काफ़ी सेवरल थ्योरीज थी, जिसमें से मैक्स म्यूलर की थ्योरी को इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
मैक्स म्यूलर का कहना था कि आर्यंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया मीन्स मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स म्यूलर कहते थे। ये लोग मध्य एशिया से आए थे, कैस्पियन सी के बाद से। तो मैक्स म्यूलर ने कहा इस मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा थे अविनाश चंद्र दास। इन्होंने बोला कि जो क्या है आर्यंस थे ये लोग सप्त सिंधु रीजन से आए थे। सप्त सिंधु रीजन मीन्स सप्त सिंधु प्रदेश, ऐसा इनका कहना था। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने थ्योरी दी। किसी ने कहा तिब्बत से आए थे, किसी ने कहा जर्मनी से आए थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो माना जाता है वो ये माना जाता है मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग ये लोग सेंट्रल एशिया मीन्स मध्य एशिया से आए थे, कैस्पियन सी से। अविनाश चंद्र दास जी का भी माना जाता है कि ये लोग जो थे ये सप्त सिंधु रीजन मीन्स सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। सिंधु मीन्स जो रिवर थी हमारी इंडस रिवर वो थी, और उस सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर के आसपास का जो एरिया होता था, मेड कह लो आसपास कह लो, उस एरिया में आर्यंस रहा करते थे, ऐसा माना जाता था। तो ये क्लियर हुआ कि आर्यंस कौन थे नहीं, कहाँ से आए थे, ये डिबेटिक है। अब आर्यंस है कौन? तो आर्यंस का मतलब है सुपीरियर, इट मीन्स श्रेष्ठ। आर्यंस मतलब है सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ मीन्स बड़ा। इसके अलावा अगर हम वैदिक एज की बात की जाए तो वैदिक वर्ड जो है ये वेद वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, दैट इज ज्ञान। अब हमने देखा कि जो आर्यंस थे ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। ये पैस्टोरल्स होते थे मीन्स चरवाहे होते थे। और इसके अलावा इनके टाइम पे क्या क्या हुआ वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक एज क्या था। अभी हमने पढ़ा सिर्फ कि वैदिक काल में कौन जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था, वो आर्यंस थे। आर्यंस मीन्स होता है श्रेष्ठ मीन्स सुपीरियर। ये माइग्रेशन के थ्रू आए थे मीन्स ये यहाँ नहीं रहते थे, ये बाहर से आए थे। बाहर से भी कहाँ से आए थे? कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं जर्मनी से। मोस्टली जो माना जाता है वो मैक्स म्यूलर का माना जाता है। इन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया मीन्स कैस्पियन सी से आए थे। अविनाश चंद्र दास जी का भी जनरली मतलब सुनने में मिलता है कि जो आर्यन थे वो सब सिंधु रीजन से आए थे। मीन्स ये लोग 7 सिंधु, इस चीज़ के लिए भी अगर क्लियरेंस देखी जाए तो इसमें 7 जगह कैसे थी। सप्त मीन्स होता है 7, सिंधु मीन्स सिंधु, तो सिंधु हमारी रिवर थी, तो इसमें एक तो काउंट होती है सिंधु रिवर प्लस सरस्वती रिवर। इंडिया में अगर इनका एरिया देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा का रहता था, और बाहर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एरिया इन लोगों ने सबने कवर किया होता। तो इसमें सिंधु रिवर थी, सरस्वती, इसके अलावा 5 ट्रिब्यूटरीज थी। किसकी? सिंधु रिवर की। मीन्स सहायक,
सहायक नदियां। 5 ट्रिब्यूटरीज थी सिंधु रिवर के, मीन्स 5 सहायक नदियां मिला के हो गए 7, 5, 6 और 7। इफ हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो था ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स प्रारंभिक वैदिक काल, और लेटर वैदिक पीरियड जिसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कह सकते हैं। ऋग वैदिक, इसे ऋग वैदिक काल भी जाना जाता था। क्यों कहा जाता था ऋग वैदिक काल? क्योंकि इसमें ऋग्वेद का फाउंड हुआ था, इस वजह से। इट मीन्स ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक। दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद की रचना हुई थी, ऐसा पढ़ते हैं हम। इट मीन्स लेटर वैदिक। ओके, इफ हम इनका टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड जो रहता है ऋग वैदिक का और अर्ली वैदिक का। ऋग वैदिक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है 15 से 1000 BC तक, और इसका टाइम पीरियड रहता है 1000 से 600 BC तक। कहीं कहीं ये 600 500 भी लिखा जाता है, बट मोस्ट एक्यूरेट या मोर एक्यूरेट जिसे कहा जाता है वो जनरली 600 माना जाता है, इसलिए हम 600 कंसीडर करेंगे। ये इनका टाइम पीरियड रहता है। इसके अंदर जो फाउंड हुआ था वो था ऋग्वेद, और यहां से हमें 3 वेद मिले थे। दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मीन्स यहाँ से हमें जो थे वो 3 वेद मिले थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमने पढ़ लिया कि वैदिक काल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। मीन्स पूर्व वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, और इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में हम लेटर वैदिक करेंगे कंप्लीट। तो ये 2 क्लासेस में हमारा वैदिक काल खत्म हो जाएगा, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट। दैट इज अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक। प्रारंभिक वैदिक
टाइम पीरियड अभी हमने कंसीडर किया, दैट इज 1500 से लेके 1000 BC तक। इसमें जो लोग होते थे, मीन्स जो आर्यंस थे, वो दे वो पैस्टोरल्स। ये लोग पैस्टोरल्स थे, मीन्स चरवाहे थे। इसके अलावा दे स्पोक संस्कृत, लैंग्वेज। ये लोग संस्कृत लैंग्वेज का उपयोग करते थे, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। संस्कृत, स्पोक संस्कृत लैंग्वेज, दैट इज भाषा। ये लोग पैस्टोरल होते थे, ये चरवाहे होते थे, ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक या अगली वैदिक की अगर हम बात करें तो ये सिविलाइजेशन जो थी, दे हैव अ रूरल सिविलाइजेशन। इनकी जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाउन प्लानिंग, दैट ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी वजह से वो लोग पक्की ईंटों का यूज़ करते थे, जो जनरली शहरों में किया जाता है। तो वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, मीन्स नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक एज जो थी ये रूरल सिविलाइजेशन थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो एक तरफ अगर हम देखें तो जैसे जैसे अपना मैप इस तरीके से ऊपर जा रहा था, इंडस सिविलाइजेशन में किन लोगों को पास पहले कुछ नहीं था पाषाण काल में, फिर उन्होंने पत्थरों का औजार बनाए, पत्थरों से उन्होंने फायर डिस्कवर कर ली, फिर उन्हें कॉपर मिल गया। तो जिस तरीके से हमारा ग्राफ पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन वो ग्राफ वैदिक एज में आते आते जनरली नीचे हो गया। क्यों? कि जो चीज़ वहाँ पे अच्छी थी वो यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो गई। एंड इसके बाद अगर हम लेटर वैदिक पढ़ेंगे तो वो तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो रूरल थी इन कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इससे अगर कंपेयर किया जाए तो नेक्स्टली जो आर्यंस होते थे ये सप्त सिंधु रीजन पे रहते थे। ऐसा माना जाता है दे लिव्ड इन सप्त सिंधु रीजन। अभी मैंने बताया आपको कि सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे, दैट इज जिसमें से एक थी सिंधु, दूसरी थी सरस्वती, इसके अलावा 5 इसकी सहायक नदियां। वेट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सप्त सिंधु रीजन की 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो पहली थी इसमें सिंधु, आरुषि, विपश, वितास्ता, शतुद्री, एंड सरस्वती।
अगर सिंधु की बात करें तो ये थी हमारी इंडस रिवर। वेट, नेक्स्ट है जो पारुशी थी वो थी रावी, ये थी ब्यास। शतुद्री थी सतलज, शतुद्री सतलज थी। वितास्ता झेलम एंड असनी थी चेनाब। ओके, ये थी 5, जिसमें से फर्स्ट इज इंडस थी, और ये जो थी यही 5 थी सहायक नदियां। 5 सहायक नदियां किसकी? मीन्स 5 ट्रिब्यूटरीज थी ये सिंधु की। तो इस प्रदेश में ये लोग रहते थे, ऐसा माना जाता था। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था वो किंग होल्ड करता था, जिसको राजन कहा जाता था। अब नॉर्मल सी बात है, आज भी अगर हम अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो क्या सिर्फ पीएम या सिर्फ प्रेसिडेंट ही अकेले कंट्री को होल्ड करा हुआ है? नहीं, लॉट ऑफ चेन है। प्रेसिडेंट है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, डीएम है, लॉट ऑफ मिनिस्टर है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। बट यहाँ पे क्या अकेले राजा होल्ड कर लेगा? नहीं, इसका में एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सबसे पहली पोस्ट होती थी, फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल जो था वो था पुरोहित, जो कि ब्राह्मण होता था। ये था फर्स्ट रैंकिंग किंग के बाद। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट रैंकिंग जो था वो पुरोहित होता था। मीन्स पहला पद जो मिला था आफ्टर किंग वो था पुरोहित का। ये जनरली टीचर्स वगैरह होते थे जो ब्राह्मण होते थे। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि चरवाहे होते थे, ये लोग संस्कृत बोलते थे, इनकी सिविलाइजेशन रूरल थी, ये सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। गवर्नमेंट की फॉर्म जो थी वो किंग चलाता था, मीन्स राजन बोला जाता था उसे। इसके अलावा यहाँ की जो फैमिलीज होती थी वो पैट्रियार्कल होती थी। पैट्रियार्कल मीन्स पितृ सत्तात्मक, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिलीज होती हैं। जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो होती हैं वैसी फैमिलीज वैदिक काल में होती थी। अगर कोई कॉमर्स वाला होगा तो उसने पढ़ा होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस भी होते हैं। मीन्स जो हेड ऑफ द मीन्स जिसे कर्ता बोला जाता है, जो घर का हेड होता है उसे कर्ता बोला जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डर सन होगा वही नेक्स्ट ओनर बनेगा बिजनेस का कर्ता के बाद, तो फिर वो कर्ता हो जाएगा। तो इसमें होता है क्या है कि किसी जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके बाद उसका बड़ा बेटा है, तो 2 बेटे हैं अगर मान लो, तो उनमें से जो 2 बड़ा होगा वो वाला नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तब, वरना कर्ता एक ही रहेगा। तो वैसे ही फैमिलीज पितृसत्तात्मक फैमिलीज होती थी। मीन्स राजा का बेटा राजा टाइप, ये चेंज चलती थी। इसके अलावा फैमिलीज की बात होगी कि यहाँ की फैमिलीज पितृसत्तात्मक होती थी, मीन्स पैट्रियार्कल फैमिलीज होती थी। इनकी सबसे छोटी यूनिट जो रहती थी, पहले जो वर्ड था सबसे पहला वो था कुल। कुल के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था विस, देन जन, और फिर आता था राष्ट्र। ऋग वैदिक तक राष्ट्र की कोई बात नहीं हुई थी। राष्ट्रवत ऐसा कहा जाता है कि लेटर वैदिक में पता चला था, इससे पहले सिर्फ यही थे कुल, ग्राम, विश, जन। कुल मीन्स एक फैमिली का जो कुल होता है वो, ग्राम जब पूरा कुल मिलके फैमिलीज मिलके एक प्रॉपर विलेज टाइप बना लेते हैं ग्राम। विश एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट समझ लो कि जब एक ग्राम मिलके बनता है वो है डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट बन के बनती है जनपद,
जनपद टाइप उसे बोलते हैं, और जनपदों को मिला के बनता है एक राष्ट्र। राष्ट्रपद इसमें नहीं था। अगर इनकी जस्टिस की बात की जाए तो इनको जस्टिस जो फॉर्म प्रोवाइड होती थी वो एक तरह से जुडिशियरी समझ लीजिए कि इन लोगों की जुडिशरीज जो होती थी वो थी सभा एंड समिति। समितिज जस्टिस प्रोवाइड कराती थी। अगर कोई बात हो जाती थी तो पूरी सभा बैठाई जाती थी, फिर डिस्कशंस होते थे, फिर डिसीजन लिए जाते थे। डेट इज, तो इनका जस्टिस का फॉर्म था सभा और समिति। इसके अलावा अगर हम इसके सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्टफुल पोजीशन दी हुई थी। मीन्स वुमेन्स को पढ़ाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, उन्हें पढ़ाया जाता था, उन्हें सारी सभा समिति और जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं उन सब में पार्ट लेने दिया जाता था। इसके अलावा उनके पास पूरी फ्रीडम थी अपना जो भी मतलब अपने पसंद का ग्रूम डिसाइड कर सकती थी, जिससे उन्हें शादी करनी होती थी वो भी वो अपने आप से चूज़ कर सकती थी। इसके अलावा उनकी 16-17 साल की मैरिज एज मानी जाती है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी माना मतलब बिल्कुल नहीं मानी जाती थी। इसमें चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। तो हम लिखते हैं इसका सोशल स्ट्रक्चर, मीन्स सोशली कैसा था ये। तो women's enjoyed respectful पोजीशन। विमेन्स जो थी उनको काफ़ी रेस्पेक्टफुल पोजीशन दी हुई थी। इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती थी। इनको अटेंड दे attend meetings, सभा एंड समिति। सभा समिति में इन्हें जाने दिया जाता था। इन्हें कोई तरीके की बाउंडेशंस नहीं दी जाती थी। इसके अलावा मैंने भी आपको बोला कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी नहीं की जाती थी। तो नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं हुआ करता था। इसके अलावा 16 से 17 ईयर ऑफ एज मैरिज के रहते थे। ईयर ऑफ एज इनकी ईयर ऑफ एज मैरिज की जनरली इनकी एज इतनी मानी जाती थी कि 16-17 साल की रहती है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर ही हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। एक तरीके से जो 4 वर्ण फाउंड हुए थे दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ये 4 वर्ण हमें इसमें देखने को मिलते थे। मीन्स अगर और डिटेल में पढ़े तो ये जो हमारे ऋग्वेद के 10 मंडल थे उसमें से 10वां मंडल यही बताता है कि 4 वर्ण उसमें फाउंड हुए थे। बट यहाँ तक अर्ली वैदिक तक ये जो वर्ण थे ये लोगों के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुए थे। बाय ऑक्यूपेशन डिसाइड किए गए थे, लोगों के काम करने पे डिसाइड किए गए थे। ये नॉट बाय बर्थ और ना ही हेरिडिटरी माने गए थे। जन्म से ही ये नहीं थे कि लोगों को जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जैसे ब्राह्मण लोग टीचर्स जो होते थे, जो प्रीस्ट होते थे वो लोग ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे वो हमारे क्षत्रिय इस कैटेगरी में आते थे। वैश्यास जो बिजनेसमैन थे, फार्मर्स थे, आर्टिशंस थे, जिनका ऑक्यूपेशन मीन जो ये काम करते थे वो वैश्यास होते थे। इसके अलावा शूद्र जो इन सब के लिए काम करते थे, जो
लोअर कास्ट मानी जाती थी। लोअर कास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे कास्टिज्म नहीं था, ये तो इनके काम करने पे ये वर्ण बता दिए थे कि ये इस वर्ण के, इस वर्ण के, इसमें कोई भी मतलब अपना जो काम करेगा उसको वो वर्ण दे दिया जाता था। बट आगे चल के जो वर्ण थे ये हेरिडिटरी बना दिए गए कि ब्राह्मण का अगर कोई बेटा या बेटी जो भी होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय ही होगा। तो यहाँ तक कोई डिस्टिंक्शंस थे जो ये हेरिडिटरी नहीं माने जाते थे, कंपल्सरी या रिजिड नहीं थे। इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे कि एक और चीज, वेट, ये लोग कैरियट्स भी इन्होंने बनाए थे। यूज्ड मीन्स रथ जो चलाना या बनाना, जो ट्रेडिशन में आए रथ, वो यहाँ से मिले हैं हमें। मीन्स रथ हमें वैदिक काल से ही मिले। यहाँ पे रथों का यूज होता था। जो हॉर्स होता था वो एक जो सीट उससे अटैच कर दी जाती थी और उसे खींच के ले जाता था, उसको व्हील से बनाया जाता था। इसके अलावा व्हील्स की भी यहाँ पे कुछ तिल्लियों वाले व्हील ऐसे इन्वेंट किए थे मतलब रथ में। तो कैरियट वाला पोर्शन जो है वो भी हमें ऋग्वेद से ही पता चलता है, मीन्स अर्ली वैदिक से ही आता है। इसके अलावा ये बता दिया आपको कि चरवाहे होते थे, ये एग्रीकल्चर भी करते थे बट ज़्यादातर लोग पैस्टोरल ही होते थे। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो अगर इनका रिलीजन देखा जाए तो ये लोग दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, ये नेचर की पूजा करते थे। दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि अग्नि, वायु, वरुण, अग्नि, वायु, वरुण, पृथ्वी, इंद्र। ठीक है, अग्नि, वायु, वरुण और पृथ्वी और इंद्र। मीन्स ये लोग नेचर की पूजा करते थे। इसमें जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटी जो इनके माने जाते थे वो थे इंद्र, जिसका मतलब है थंडर। पृथ्वी मीन्स अर्थ, अग्नि मीन्स फायर, वायु मीन्स विंड, वरुण मीन्स रेन। अगर इनकी फीमेल डिटीज की बात की जाए, फीमेल्स में ये किसको ज्यादा मानते थे रिलीजन में, वेटिंग, हाँ जी, अगर इनकी फीमेल डिटीज की बात की जाए तो फीमेल्स में ये अदिति और उषा को काफ़ी मानते थे। मतलब काफ़ी और भी रही थी बट ज़्यादातर जो देखा गया या एनालाइज किया गया है, फीमेल डिटीज इनके रहे थे उषा एंड अदिति। ओके, तो हमने इनका रिलीजन देख लिया कि लोग नेचर की पूजा करते थे। यहाँ कोई टेम्पल्स नहीं होते थे, नो टेम्पल्स, और नेचर की पूजा करते थे, जिसमें से फीमेल डिटीज इनकी रही थी उषा, अदिति, और वैसे जनरली नेचर फोर्सेस जो थे वो इनके इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वरुण और वायु, इनको मानते थे। जिसमें से इंद्र जो थे इनके ये इम्पोर्टेंट डिटी थे। तो ये बात होगी इनके रिलीजन की। अब हमने अर्ली वैदिक के बारे में पूरा पढ़ लिया। सोशली ये कैसे थे, विमेंस की बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती थी, ईयर जो थी एज की वो 16-17 अप्रॉक्स थी। इसके अलावा अगर हाँ, ट्रेड के लिए लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ देना। कॉइन्स यहाँ पे बाद में निकाले गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 वर्ण थे। सोशली स्ट्रक्चर में देखें तो रथ का भी जो एविडेंसेस है वो हमें इन्हीं से मिले हैं, मीन्स रथ यहाँ से उसमें आया है। इसके अलावा जो विमेंस थी वो सभा समिति ज्वाइन कर सकती थी। तो ये सब चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ ली। रिलीजन इनका था अग्नि, वरुण, वायु, पृथ्वी, इंद्र, इन सब की ये लोग पूजा करते थे। इंद्र इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटी थे। ब्रह्मा जी को ये क्रिएटर मानते थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी का निर्माण किया, ऐसा ये लोग मानते थे। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हम जो बात कर रहे थे वो थे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो था ये ओल्डेस्ट वेद था, पहली चीज। ऋग्वेद हिंदी में भी लिख देते हैं ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद जो था ये ओल्डेस्ट वेद था, सबसे पुराना वेद था, ओल्डेस्ट वेद। इसके अलावा हाँ मैं बता रही थी कि जो वैदिक कल्चर है इसके जो सोर्सेस पाए जाते हैं ना, ये थे, इसके जो स्रोत थे, जो सोर्सेस थे वो जनरली थे वेद, जिनसे इसके बारे में पता चला है। दूसरे ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट मीन्स ग्रंथ। इसके अलावा थे आरण्यक्स, इसके अलावा एक और कौन से थे, वेद थे, ब्राह्मण टेक्स्ट थे, आरण्यक्स थे, वेट उपनिषद, कैसे बोल सकते हैं, उपनिषद। ठीक है, हम जो पढ़ रहे पहले वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण टेक्स्ट जो था वो वेद का सिंप्लीफाइड वर्जन था। क्यों सिंप्लीफाइड वर्जन था? जो वेद थे वो बहुत टफ लैंग्वेज में थे, उनको इजीली कॉम्प्रिहेंड करना समझना इजी नहीं था, और पोइट्री फॉर्म में थे। इस वजह से इसका ब्राह्मण टेक्स्ट बनाया गया, इसका शॉर्ट फॉर्म सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म ही सिंप्लीफाई करके बनाया गया। आरण्यक जो थे ये फॉरेस्ट से वैल्यूएट हुए थे, और उपनिषद जो थे ये हमारे, उप मीन्स होता है पास और निषद मतलब बैठना, मीन्स जो गुरु के पास बैठ के शिक्षा ली जाती थी वो हमारे उपनिषद से। इन्हीं सोर्सेज से हमें वैदिक कल्चर के बारे में पता चलता है। तो हम थे ऋग्वेद पे। ऋग्वेद जो था ये ओल्डेस्ट वेद था, मीन्स सबसे पुराना वेद है, जो कि लेटर वैदिक में सिर्फ यही फाइंड हुआ था। सबसे पुराना वेद। इसके अलावा जो ऋग्वेद है ये, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 1028 1028 मीन्स, लाइन से ही लिखते रुको, इसके अंदर 10462 मंत्र है, 1028 हिम्स हैं, और 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में ये डिवाइड है। ये 10 मंडल जो डिवाइड किए थे वो थे, ये बाय वेद व्यास जी ने किए थे। अगर हम इसका इम्पोर्टेंट मंडल देखें तो वो है थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें गायत्री मंत्र मिला था, गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देव की स्तुति के लिए यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है मंडल वो था थर्ड मंडल, जिससे हमें गायत्री मंत्र मिला, जो सूर्य देव की स्तुति के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको विश्वामित्र ने फाउंड किया था, बाय विश्वामित्र। ओके, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मंडल में से काउंट किया जाता है, दैट इज 10th मंडल। ये 10th मंडल जो था इसमें हमें 4 वर्ण मिले थे, जो अभी हमने पढ़े। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग होते थे, ये क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियास,
वैश्यास और शूद्रास। और ये जो थे 10th मंडल, ये महासुक्तिय ने फाउंड किया था। अगर हम इसके 10 मंडल की बात करें तो इसमें से ओल्ड थे 2 से लेके 7 तक और न्यू थे 1 and 10। ओके, तो ये जो थे इतने मंत्र में, और जो मंत्र गाता था, द पर्सन हु रिसाइड मंत्र, उसको होत्री बोला जाता था। ये बात हुई ऋग्वेद की। अब हमने इसमें देखा था कि इसमें जो था ब्राह्मण टेक्स्ट और बने थे, और ब्राह्मण टेक्स्ट जो थे, ब्राह्मण टेक्स्ट बनाए गए। तो जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे ये सिंप्लीफाइड वर्जन थे, वर्जन ऑफ वेद। ये वेद्स के सिंप्लीफाइड वर्जन थे ब्राह्मण टेक्स्ट। तो मीन्स ऋग्वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से थे? मीन्स ऋग्वेद का सिंप्लीफाइड वर्जन कौन सा था? वो था, एक तो था ऐत्रेय, और एक था, एक सेकेंड, इसमें जो इसके ब्राह्मण टेक्स्ट है वो थे ऐत्रेय और कौशिकी। एक बार हम लास्ट में ब्राह्मण टेक्स्ट को सबके कॉमनली करके एक टेबल टाइप में देख लेंगे कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण टेक्स्ट थे, और जो क्या था सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण टेक्स्ट कौन कौन से थे, इनको हम लास्ट में भी एक बार वैलिडेट कर लेंगे। ये जो था हमारा, ये था अर्ली वैदिक। ऋग्वेद तक हमारा पूरा अर्ली वैदिक था। अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स प्रारंभिक वैदिक काल। इसके बाद जब सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है। अगर इसके सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल, गवर्नमेंट पोजीशन देखी जाए तो इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाती है लेटर वैदिक में। तो वेट, वन मोर इम्पॉर्टेंट इज, इसमें पवित्र नदी और थी एक, पवित्र नदी थी एक, और एक थी प्रमुख नदी। तो जो प्रमुख नदी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो रही थी, वो थी इंडस, मीन्स सिंधु। और जो पवित्र नदी मानी गई थी इसमें, वो थी सरस्वती। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सरस्वती रिवर, इनकी प्रमुख नदी कौन सी थी और इनकी पवित्र नदी कौन सी थी। पवित्र नदी थी सरस्वती, प्रमुख नदी थी इंडस मीन्स सिंधु नदी। यहाँ पे हमारा खत्म होता है अर्ली वैदिक पीरियड, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, देन इनके कंबाइंड क्वेश्चन। और इफ़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।